तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के आज 8 बज रहे हैं। क्योंकि रोज़ तो कहानियाँ 10 बजे आती हैं, लेकिन ठंड का ऐसा माहौल है कि स्टूडियो में आना और मेरे साथ जो मेरा दोस्त रहता है उसके लिए भी थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हैं कि 10 बजे फिर लौट के जाएं, फिर अपलोड लगे। तो ये तमाम चीज़ें, ठंड, कोहरा और जो शीतलहरी चल रही है, इस वजह से प्रयास यही है कि अगर आप लोगों का साथ और प्यार 8 बजे भी मिला तो अब ठंडी भर तो कम से कम 8 बजे ही सुनाऊँगा। बाकी जैसा मौसम वैसे फिर बदल दिया जाएगा, क्योंकि कोई किसी की नौकरी तो है नहीं, अपना चैनल है, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों लोग राजी, तो टाइमिंग अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी के आगे पीछे ज़्यादा कुछ कहना शायद सही नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ इस कहानी के माध्यम से मैंने देखी जब इस कहानी के बारे में रिसर्च कर रहा था कि आमतौर पर एक गाँव के आदमी और ऐसे लोग जो क्राइम की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो चाहे गांव के हों, शहर के हों, कहीं के भी हों, चाहे जितना पढ़े लिखे हों, वो ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि आदमी की लोकेशन पुलिस वाले किस चीज़ से निकालते हैं, सीडीआर क्या होती है। ये तमाम चीज़ें एक खासकर महिलाएं जो नहीं इंटरेस्ट रखती, उनके लिए बहुत दूर की चीज़ें। लेकिन एक ऐसी महिला जो पढ़ी लिखी भी ना हो, जिसके पास कोई बड़ी डिग्री ना हो, कहीं बाहर की दुनिया उसने देखी ना हो, लेकिन वो जब क्राइम करे तो क्राइम करने के दौरान कॉल डिटेल से लेकर लास्ट लोकेशन तक तमाम चीज़ें वो ध्यान दे कि पुलिस वाले कैसे कैसे सबूत इकट्ठा करेंगे। तो आप सोच के देखिए, कत्ल करने के लिए एक साधारण सी गांव की महिला किस तरह की ज़हीन दिमागी हो सकती है। आज की कहानी में यही तमाम चीज़ें। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में, एक जगह लगती है, एक शहर है बाराबंकी। और इसी बाराबंकी में एक गाँव है सुपामऊ गाँव, और कहानी इसी साल की, इसी महीने की है। दरअसल इसी सुपामऊ गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में टोटल 4 लोग। परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था अजय शुक्ला, उनकी जो बीवी थी जिनका नाम था संतोष, और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक ठाक परिवार था, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन कोई दिक्कत भी नहीं थी, ठीक ठाक तरीके से सब लोग रहा करते थे। जो अजय शुक्ला था वो थोड़ा सा मेहनती था, कायदे से कहें तो थोड़ा सा लालची भी था। उसके जहन में बस एक आइडिया था कि चाहे जहाँ से ढेर सारे पैसे मिल जाएं, उस पैसे से मैं कुछ करूं, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाऊं, घर परिवार बहुत चकाचौंध व्यवस्था कर दूं, सामने एक कार खड़ी हो। इसी वजह से कभी कभार वो जुआ वगैरह भी खेल लेता, कभी कभार कुछ ऐसी जगहों पे चला जाता, कभी कभार कुछ तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाता। हालांकि बाकी परिवार वाले रोकते कि इन सब चक्करों में ना पड़ो, मेहनत मजदूरी का रास्ता अपनाओ, ईमानदारी से काम करो, ऊपर वाला जो देना होगा दे ही देगा। लेकिन अजय शुक्ला ये तमाम चीज़ें सुनता नहीं था, वो कुछ शॉर्टकट के चक्कर में इधर उधर घूमता रहता था। और ऐसे ही अभी 17 दिसंबर की बात है, अभी यही जो 17 दिसंबर बीता, अपनी बीबी से यानी संतोष से कहता है कि एक बाबा हैं जिनका नाम है मस्तान बाबा, और मैं उन्हीं की कुटी पे जा रहा हूँ। सुना है उनकी सिद्धि, उनकी जो मकबूलियत है पूरे इलाके में फैली हुई है, तो वो जो बता देते हैं वो हो जाता है। तो उनसे अपने हाथ की रेखा दिखा के पूछूंगा कि क्या मेरे हाथ में, मेरे नसीब में पैसे हैं या नहीं। अब बीबी जब ये बात सुनती है, सुनने के बाद कहती है कि ठीक है जाओ। इसके बाद बाइक उठा के जो अजय शुक्ला है वो निकलता है। निकलने के बाद अब लगभग 11 बजे वो गया था। बीबी अपने काम में बिजी हो गई, बच्चे स्कूल चले गए। इसके बाद बच्चे स्कूल से आ भी गए, बच्चों ने खाना खाया, उसके बाद वो खेलने निकल गए। शाम होने के बाद जब दिन ढल गया तो बच्चे स्कूल और खेल कूद के भी आ गए, लेकिन इत्तेफाक से जो अजय शुक्ला है वो नहीं आया। अब अजय शुक्ला जब आया नहीं तो बीवी परेशान हुई। बच्चों ने भी खोजना शुरू किया कि पापा इतनी देर हो गई आए नहीं। तो फिर बीवी ने फ़ोन किया, और जब फ़ोन किया तो किस्मत कहें बदकिस्मती कहें, जो फ़ोन था घर पे ही छूट गया था। अब फ़ोन ही एक जरिया था कांटेक्ट होने का, फ़ोन घर पे ही है। बीवी परेशान हुई, फिर इधर उधर उसने पता करना शुरू किया। जो लोग मस्तान बाबा की कुटी पे पहले से दर्शन करने जाते थे कि वहाँ पे किसी कर्मी का नंबर मिल जाए, कोई ऐसा पंडित पुजारी जो वहाँ पे रहता हो, लेकिन इत्तेफाक से कोई जानकारी, कोई क्लू मिला नहीं। इधर शाम ढलने को हुई, जो अजय शुक्ला है वो लौट के आया नहीं। अब बीवी बच्चे लगातार परेशान हैं, गाँव में धीरे धीरे लोगों को बता रहे हैं कि अजय शुक्ला गए थे, अभी तक आए नहीं। अब गाँव वालों ने भी जब सुना तो वो भी थोड़ा सा परेशान, फिर उन्होंने खोजना शुरू किया। रात हो गई और देखते ही देखते पूरा गांव जो सुपामऊ गांव था अब अजय शुक्ला को ढूंढ रहा। बीवी अलग ढूंढ रही, बच्चे अलग ढूंढ रहे, गांव वाले अलग ढूंढ रहे। पूरी रात गुजर गई और अजय शुक्ला का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। अब 18 तारीख आ गई, और जैसी 18 तारीख आती है, 18 तारीख को गाँव वालों ने सीधा कहा कि काम करो, अगर वो कहीं गए होते, कहीं रुक गए होते तो अब तक वो फ़ोन कर देते।
अब चूंकि वो आ नहीं रहे तो एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन जाओ और तुरंत कंप्लेन दर्ज करवाओ, क्योंकि ऐसे नाजुक मामलों में चाहे जितना देर करोगी वो उतना ही नुकसानदायी है। बीवी फौरन ये बात सुनती है, पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन और पहुंचने के बाद मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाती है और कहती है कि साहब, मेरे जो पति हैं कल वहाँ पे दर्शन करने गए थे और अभी तक लौट के नहीं आए। अब पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम खोजते हैं, आप जाइए। उसके बाद उन्होंने नंबर वगैरह लिया, लेकिन नंबर घर पे ही था। पुलिस वाले अपने तरीके से पता करने की कोशिश करते हैं। इधर बीबी, बच्चे, आसपास के लोग भी परेशान, वो भी खोज रहे हैं। और देखते ही देखते 18 तारीख भी बीत गई। अब एक शख्स जो 17 तारीख को निकला था, ना ही 17 को आया, ना ही 18 को आया। तरह तरह के लोगों के मन में, जहन में ख्याल भी आ रहे हैं। बीबी अलग परेशान है। 19 तारीख आते ही जो पुलिस वाले थे उनके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि सर, यहाँ पे एक लाश मिली है। ये फ़ोन आया था जो राम सनेही घाट है वहाँ की कोतवाली से। अब जैसे ही वहाँ से फ़ोन आया, पुलिस की टीम वहाँ पे भागी भागी पहुँची, जो कोतवाली की टीम थी। जाने के बाद जब उस लाश को देखा तो देखने के बाद जो लाश थी उसको किसी ने चाकू से बुरी तरह स्टैब किया था, यानी चाकू से गोद के मारा था, और साथ ही उसके सर पे और चेहरे पे किसी भारी चीज़ से वार किया गया था। अब जैसे ही लाश मिली, पुलिस वाले फौरन डेड बॉडी को कब्जे में लेते हैं, आसपास के इलाकों में तफ्तीश शुरू करते हैं। पहला सवाल यही था कि लाश किसकी है। तो आसपास के लोगों से जब पूछताछ हुई कि किसी ने पहले देखा, किसी ने कुछ होते हुए देखा, क्या इस लाश को कोई पहचानता है किसके घर का है, तो ना ही किसी ने कुछ देखा था, ना ही कोई जानने वाला था, ना ही किस मरे हुए शख्स को कोई पहचान रहा था। इसके बाद जो राम सनेही घाट की कोतवाली थी वहाँ पे कंप्लेन चेक हुई कि वहाँ पे कोई मिसिंग कंप्लेन, मिलती जुलती शख्सियत कोई गायब हो, लेकिन ना ही कोई ऐसी कंप्लेन मिली, ना ही कोई ऐसी जानकारी मिली। लिहाजा जो राम सनेही घाट के पुलिस वाले थे उन्होंने अब इस तस्वीर को आसपास के इलाकों में भी भेजना शुरू किया कि आपके यहाँ कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज हो। तो ऐसे ही जब अलग अलग जगहों पे ये तस्वीरें भेजी जा रही थी तो एक तस्वीर आती है इसी जो सुपरमऊ गांव का थाना लगता था वहाँ पे। अब वहाँ पे तस्वीर आई और 2 दिन पहले ही अभी अजय शुक्ला की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई थी। पुलिस वालों ने सोचा कि क्या पता वहीं का मामला हो। फ़ौरन तस्वीरें मैच गिराई गई और लगभग तस्वीर मैच हो गई। अब जब तस्वीर मैच हुई तो फ़ौरन परिवार वालों को इत्तला किया गया कि आप आइए और बॉडी की शिनाख्त कीजिए। इधर जब बीबी ने बॉडी शब्द सुना तो वो भी दहाड़े मार के रोने लगी कि बॉडी बोल रहे हैं, अब तक ये लग रहा था कि गायब है। बहरहाल पुलिस वाले जो संतोष कुमारी है उनको लेके और आसपास के लोगों को लेके इस कोतवाली के उस हॉस्पिटल पे जाती है और जाने के बाद जब बॉडी की शिनाख्त करवाती है तो पता चलता है कि ये लाश किसी और की ही नहीं है बल्कि अजय शुक्ला की है, यानी एक शख्स जो 17 तारीख से गायब था। अब जैसी लाश मिली, मिलने के बाद अब पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूले। अब तक जिस मामले को गुमशुदगी ले रहे थे वो मामला कत्ल का। उन्होंने अब जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले पता किया कि मस्तान बाबा कुटी पे गए थे कि नहीं, हो सकता वहाँ कुछ हुआ हो। वहाँ जब जाके पता किया तो पता चला कि ये आया ही नहीं था। अब आया नहीं था तो कहाँ गया। इसके बाद पुलिस वालों ने तफ्तीश शुरू की कायदे से। पहले आसपास के लोगों से पूछा कि किसी से कोई रंजिश, कोई दुश्मनी, परिवार वालों से पूछा, लेकिन न परिवार वालों ने कुछ बताया, न आसपास के लोगों ने बताया। सब ने कहा कि ये अपने काम में, अपनी धुन में मस्त रहता था, किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। इधर वक्त गुजर रहा, पुलिस वालों के हाथ खाली, ना कोई सबूत, ना कोई सुराग। जब कहीं से कोई सबूत, कहीं से कोई सुराग नहीं मिला तो फिर पुलिस वाले एक बार बीवी का रुख करते हैं और उसको बुला के बस एक लाइन पूछते हैं कि चलिए, अभी तो कोई सबूत, कोई सुराग नहीं मिल रहा, कोई मोटिव नहीं दिख रहा कि किसी ने क्यों मारा होगा, लेकिन एक बार आप अपने दिमाग पे गौर कीजिए, क्या आप पिछले कुछ महीनों में किसी से कोई झगड़ा, किसी से कुछ लड़ाई हुई थी। अब ये शब्द जब बीबी ने सुना तो काफ़ी देर तक वो सोचती है और सोचने के बाद कुछ नाम लेती है और कहती है कि साहब, मेरे पति का किसी से कोई विवाद, किसी से कोई झगड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ, ये 5-6 लोग हैं जिनसे कभी ज़मीन का मामला था 2-3 साल पहले। अब पुलिस वाले दोहरी नाव पे खड़े। पिछले 2 सालों में किसी के पास कोई मोटिव नहीं, और हाँ, 2 साल पहले ज़मीन को लेके किसी से झगड़ा हुआ था। अब इधर कोई सबूत नहीं, एक सबूत वो भी 2 साल पहले का। पुलिस वालों ने सोचा चलो यहीं टटोल लेते हैं। लिहाजा पुलिस वाले जो भी 5 नाम थे उन लोगों से मिलने का फैसला करते हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब इन लोगों से पूछताछ शुरू हुई तो शुरुआत में तो पुलिस वालों को लगा कि बस अब केस सुलझ गया, क्योंकि उनमें से 2-3 ऐसे थे जो लगभग लड़खड़ा रहे थे।
जब पुलिस कुछ पूछे तो वो कांप जाए, बातों में घबराहट, एक बेचैनी। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ देखते उन्हें भी लगा कि ज़रूर यही लोग कातिल है, क्योंकि आवाज़ में लड़खड़ाहट है। उसके बाद अब जो क्राइम सीन था उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कि अगर तुम आए थे तो कैसे आए थे, क्योंकि लगभग पुलिस वालों ने मान लिया था कि यही लोग दोषी हैं। वो लोग अपने बचाव में कह रहे कि साहब हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आवाज़ में लड़खड़ाहट थी, चेहरे पे घबराहट का भाव। पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करते रहे। तमाम सबूत लगभग पुलिस वालों ने अपनी समझ से इकट्ठा कर भी लिए, लेकिन जब सीन रिक्रिएशन की बात आई तब जाके पुलिस वालों को कुछ संदेह हुआ कि नहीं उनसे कुछ भूल हुआ है, क्योंकि चाहे जितनी कोशिश करके घुमा घुमा के पूछा जाए, कोई भी शख्स कुछ ऐसा बयान दे ही ना जिससे लगे कि हाँ ये लोग क्राइम सीन पे मौजूद थे। अब अगर कत्ल किया है तो क्राइम सीन पे होना तो ज़रूरी है। तब कहीं ना कहीं पुलिस वालों को 2 दिन पहले तक लगा कि हाँ शायद अब ये लोग निर्दोष हैं और जांच पड़ताल कहीं और। तब जाके पुलिस वालों ने अब इस पूरे परिवार की, पूरी फैमिली की, चाहे बीबी हो, चाहे जिसका कत्ल हुआ वो, चाहे बच्चे हों, उनकी कुंडली खंगालनी शुरू की। और जब कुंडली खंगाली तो 2-3 चीज़ें पता चली। पहला, जो मियाँ बीवी थे इनके संबंध उतने अच्छे थे नहीं जितनी बीवी दिखा रही है। और दूसरा, इस घर में किसी गैर मर्द का भी आना जाना था। अब ये 2 चीज़ें जब पुलिस वालों को पता चली तो आज के टाइम में जिस हिसाब से कत्ल हो रहा, पुलिस वालों की जो सक्की सुई थी अब कहीं ना कहीं जो बीवी थी उसके इर्द गिर्द घूम गई। पुलिस वाले बीवी को थाने बुलाते हैं, यानी संतोष को, और बुलाने के बाद जब इससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि देखो लगभग चीज़ें तुम्हारे खिलाफ हैं और हमें कुछ ऐसे क्लू, कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई हैं जिससे तुम्हें बचाया नहीं जा सकता, लिहाजा अपना समय बचाओ, हमारा समय बचाओ और सारी सच्चाई बता दो। अब ये चीज़ जब संतोष से कहा जाता है तो जो संतोष पिछले 5-6 दिनों से लगातार दहाड़े मार के रो रही थी, जो पुलिस वालों से कह रही थी कि मेरी मदद करो, मुझे इंसाफ दिलाओ, अब वही संतोष अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदलती है और एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। दरअसल यहीं से कहानी पहुंच जाती है 6 साल पहले, यानी साल 2016-17 की ये बात है। साल 2017 में एक दिन जो संतोष थी मार्केट जाती है, चूँकि इसके मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास टूट गया था। अलग अलग दुकानों पर इसने पता किया और ऐसे ही एक दुकान थी जिसके मालिक का नाम था नीरज विश्वकर्मा। ये जाती है और उसकी दुकान पे टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेती है। अब टेम्पर्ड ग्लास लगवाने में लगभग 5 से 10 मिनट का वक्त। इसी दौरान दोनों के बीच हंसी मजाक शुरू हुआ। हंसी मजाक इस कदर हो गया 2-3 मिनट में कि दोनों एक दूसरे के नंबर को मांगने लगे। सामने से नंबर मांगा गया, इधर संतोष ने भी नंबर दे दिया। इसके बाद अब पति की गैर मौजूदगी में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। अब अक्सर टेम्पर्ड और मोबाइल में कुछ न कुछ करवाने के बहाने जो संतोष थी नीरज से मिलने आने लगी, लेकिन दोनों की मुलाकात में कई बाधाएं थी। न उस हिसाब से कोई खुली जगह मिल पाती जहाँ कोई आता जाता ना हो, न उस हिसाब से आज़ादी थी। इधर दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब रहने लगे, दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ कर गुजरने को तैयार थे, बस मौका और जगह नहीं मिली। तो फिर इसी वजह से इन दोनों ने एक खौफनाक प्लान बनाया और इस प्लान के तहत नीरज ने ये जो अजय शुक्ला था इससे दोस्ती करनी शुरू की। इत्तेफाक से दोस्ती हो गई। अब दोस्ती होने के बाद सारी चीज़ें आसान, इसका जब मन होता घर पे आ जाता, अजय मिलता तो अजय से मिलके चला जाता, नहीं तो अपनी मासूका अपनी महबूबा से मिलता। ये चीज़ें लगातार चलती रही, वक्त गुजरता रहा। पिछले 6 सालों तक इन दोनों का नाजायज़ संबंध लगातार फलता फूलता रहा बिना किसी रोक टोक के। लेकिन कहते हैं कि इश्क हो या मुश्क हो, ज़्यादा दिन छुपाए नहीं छुपता, और इसी वजह से इसी साल 2023 की आधे में जो अजय शुक्ला है उसे भनक लग जाती है कि ऐसा कुछ चल रहा। अब भनक लग गई तो एक तरह से बेबी से भी नाराज़ हुआ। इधर नीरज विश्वकर्मा को भी रोक दिया कि तुम अब घर पे मत आना। अब जब रोक दिया, दोनों का नाजायज़ संबंध रुकने लगा। तब तक 6 सालों में ये दोनों एक दूसरे के पीछे इस कदर पागल थे कि दोनों से ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने फिर अब अजय शुक्ला को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। लेकिन कब और कैसे? तब इसके लिए दोनों ने अलग अलग क्राइम सीन्स को, अलग अलग क्राइम स्टोरीज़ को एनालाइज करना शुरू किया कि कौन सी कहानी में कातिल ने कौन सी गलती की थी और कैसे बचा जाए। ये तमाम चीज़ें देखी, उसके बाद प्लान फिक्स हुआ। फिर 17 तारीख को जो नीरज विश्वकर्मा है वो फ़ोन करता है अजय को और कहता है कि आओ, एक जंगल है, वहाँ पर कुछ गड़े खजाने हैं। चूँकि वो जानता था, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि पैसे और खजानों के पीछे पागल है। अब ये चीज़ जैसे अजय शुक्ला सुनता है खुश हो जाता है, अपनी बीवी से कहता है मैं जा रहा हूँ। बीवी कहती कि ठीक है जाओ, लेकिन मोबाइल यहीं छोड़ के जाओ। मोबाइल लेके क्या जाओगे? उसे भी लगा चलो ठीक है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। मोबाइल छोड़ता है। छोड़ने के बाद जो अजय शुक्ला है जाता है नीरज विश्वकर्मा से मिलता है। मिलने के बाद नीरज विश्वकर्मा उसको एक जंगल में लेके जाता है।
जाने के बाद अब इधर अजय शुक्ला कह रहा कि खजाना कहाँ है, पैसे कहाँ हैं, प्रॉपर्टी दिखाओ। इधर नीरज तो कुछ और ही प्लान में था। इससे पहले कि अजय कुछ समझ पाता, हेलमेट खींच के नीरज जो था अजय शुक्ला के सर पे मारता है और वो वार इतना तेज से होता है कि अजय शुक्ला गिर जाता है और गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। इधर अजय शुक्ला गिरा, फौरन एक चाकू निकालता है और चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद वहाँ से 9-11 हो जाता है, क्योंकि इसके जहन में बस एक चीज़ थी कि बचने के लिए बस इस जो अजय शुक्ला इसकी लास्ट लोकेशन ना मिले तो फिर कहाँ से पकड़ा जाएगा। और वो प्लान बीवी ने पहले कर लिया था कि मोबाइल छुपा लूँगी तो लास्ट लोकेशन पुलिस खोज नहीं पाएगी। और लगभग पुलिस वाले उलझ भी गए थे, लेकिन कुछ ऐसे हाव भाव, कुछ ऐसे पड़ोसी जिन्होंने कुछ इशारा दिया और तब जाके ये पूरा केस सुलझा। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर कत्ल करने वाला हो तो क्या पढ़ा लिखा, क्या गंवार, क्या शहर, क्या गाँव, सारे लोग इतना दिमाग लगाते हैं, एक बार आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये तमाम ख्याल आए कैसे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।